हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हैं हम फिर से एक और नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गाजा की। फलस्तीन की नरसंहार की भूख बिल्कुल कम नहीं हुई है। इंसानियत को तार तार किया जा रहा है और अब कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और सबसे दुख की बात तो ये है कि हमारे इंडिया से इस कोई विरोध दर्ज नहीं कराया गया। फ्रेंड्स, इस पर विस्तार से प्रकाश डाल रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार। सो लेट्स कम एंड watch the video and try to understand. मैं रवीश कुमार। गजा में अकाल पड़ गया है। ऐसा नहीं है कि भूमध्य सागर का पानी सूख गया है, गर्मी इतनी तेज है या पाला पड़ गया है कि खेतों में खड़ा अनाज सूख गया हो। नरसंहार करने की इस्राएल की भूख इतनी बढ़ती जा रही है कि उसके बम से मरने के बाद जो बच गए हैं वो अगला बम गिरने तक भूख से मरने की तरफ बढ़ रहे हैं। 20 लाख लोगों के पेट में भूख का बम फिट कर दिया गया है। भूख की मौत की आवाज नहीं होती और भूख का बम फटता भी नहीं, ना ही आसमान में गुबार उड़ता है। वह धीरे धीरे सोख लेता है इंसान की मांसपेशियों को, उसकी रगों में बहते रक्त को, आंखों में बचे पानी को। वह शरीर को अनाज समझकर खा जाता है। गजा में लाए गए इस अकाल को हम उस देश में कैसे रिपोर्ट करें जहां की 81 करोड़ लोगों को 35-35 किलो गेहूं और चावल मुफ्त मिल रहा है। अगले 5 साल तक मिलने की गारंटी दे दी गई है और इसके पोस्टर हर तरफ लगा दिए गए हैं। भूख से किसी तरह बच गए या बचा लिए गए 81 करोड़ लोग भूख से मरते हुए बच्चों की चित्कार सुन सकते थे, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए हमारे पास बोला नहीं है। सबसे बड़े दानदाता की तस्वीर है। यह कोई आलोचना नहीं है, बल्कि भूख को समझने की कोशिश है जिससे गजा के बच्चे तड़प रहे हैं। अब तो उनकी भी खबरें बंद हो गई हैं, जिनके फोन करने, झल्लाने, मनाने इतना तो आप समझते ही होंगे कि मोदी ने जुमलों का नाम गारंटी रख दिया है। हालांकि उन्होंने कोई खास भूमिका वो नहीं निभा रहे हैं। बस इतना सा आप अपने दिमाग में रखिए और वीडियो को देखिए आगे। और उसी को हथियार बेचने की खबरें दुनिया भर में फ्लैश हो रही थी। अब तो उन तस्वीरों पर भी किसी का ध्यान नहीं जाता कि कोई कहीं से उड़कर तेल अवीव गया है और युद्ध रुकवाने का प्रयास कर रहा है। बाद में यही पता चलता है कि वह हथियार बेच रहा था। संयुक्त राष्ट्रों से लेकर व्हाइट हाउसों से आने वाली चिंताएं और चेतावनियों का कोई मतलब नहीं रहा। एक दूसरे को फोन कर अखबार में फोटो छपवाने वाले और हेडलाइन लिखवाने वाले नेता अपने अपने देश में चुनाव में व्यस्त हो गए हैं और अपना पोस्टर छपवाने में लग गए। युद्ध रुकवाने वाले नेताओं ने अपना पता और पोस्टर का ठिकाना बदल लिया है। वो अपनी सीटों की गिनती कर रहे हैं। गजा में मारे गए और मारे जा रहे बच्चों की गिनती से उन्हें कोई मतलब नहीं। यह भी एक किस्म का अकाल है जो खबरों में आए दिन दिखता है। हमारी उम्मीदों को अकाल खा रहा है। अक्टूबर से मार्च आ गया, बल्कि मार्च भी जा रहा है। गजा की तबाही नहीं रुकी। युद्ध लाने वाला इस्राएल एक नया बम लाया है, अकाल बम। गजा के बच्चों के पेट सूख गए हैं, उनकी मांसपेशियां सिकुड़ गई हैं, उनके शरीर में धड़कने भर की जान बची है। उनसे रोया तक नहीं जा रहा। बच्चों ने रोना बंद कर दिया है उस दुनिया के सामने जो हर दिन दावा करती है कि वह अपने बच्चों के लिए इस दुनिया की चिंता करती है। 13,000 से अधिक बच्चे मार दिए गए। इसमें उनकी गिनती शामिल नहीं जो भूख से तड़प रहे हैं, जो जिंदा होते हुए भी तड़प रहे हैं और हर घड़ी मर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो इस्राएल के बमों की भूख से नहीं मरे, बल्कि उसने अनाजों की सप्लाई रोककर इनके पेट में भूख का बम फिट कर दिया है, उससे मर रहे हैं। चूहों ने जो खाकर छोड़ दिया है। खबरें छप रही हैं कि इंसान उनकी कतरनें उठाकर खा रहा है।
एबीसी ने लिखा है कि गजा में लोग गधों के खाने से, घास से और चिड़ियों के दाने को पीस कर आटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले दिन तक ऐसी रोटी पत्थर हो जाती है। पत्तों और टहनियों को उबाल कर पिया जा रहा है। गेहूं मिलता नहीं, उसकी जगह जौ बट रहा है। उसकी क्वालिटी बहुत खराब है। खाते ही पेट में दर्द हो जाता है। खाना इतना खराब है और इतना कम है कि हर परिवार एक बार का खाना छोड़ देता है। एक अदद रोटी जो रोटी जैसी हो खाने को नहीं मिल रही। यहाँ खाना बन रहा है, लेकिन देखिए कहाँ बन रहा है। लोहे की सलाखों के पीछे बनाया जा रहा है। शायद भूखे लोगों के हमलावर हो जाने का डर होगा। भूखे लोग बम नहीं बरसाते, बम नहीं बनाते, रोटियां लूट सकते हैं। लूटने से पहले रोटी या चावल के मार को घूरते रह सकते हैं। यह तस्वीर जिसने ली है उसने क्या देखा, क्या महसूस किया, मैं नहीं जानता। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के यूनिफीड से आई इन तस्वीरों को देखकर मैं ठीक नहीं बता पा रहा हूं कि यह जो बच्चा खाली बर्तन लिए लाइन में खड़ा है, कितनी देर से खड़ा है, कितने दिनों से भूखा है। इसका कोई भाई या बहन भूख से मर तो नहीं गई? इसकी माँ यहाँ नहीं है, क्या वो बहुत भूखी होगी या मर चुकी होगी? जानवरों के चारे से रोटियां बन रही हैं, लोगों से खाया नहीं जा रहा है। यूनिसेफ की यह तस्वीर आपके यकीन करने के लिए है कि चारे से खाना बन रहा है। सूखे डंठलों को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि उबाल कर कुछ पीने लायक या खाने लायक बन सके। एबीसी एक न्यूज संस्था है, उसकी रिपोर्ट में लिखा है कि एक माँ बच्चों के लिए सूप बना रही है जो उनका दिन का एकमात्र भोजन होगा। सूप के नाम पर पानी में घास उबालकर बच्चों को पिला रही है। वे कहती हैं कि हम दाल बनाते हैं मगर उसमें दाल नहीं है, प्याज नहीं है, नमक नहीं है, पानी में सब्जी या घास उबालकर देती है। आप इस खबर को देखकर रो ही दें इसलिए नहीं बता रहा, बल्कि जानता हूं कि आपके रोने की क्षमता दूसरे कारणों से समाप्त हो चुकी है। आपके शरीर में कुपोषण नहीं फैला है, लेकिन गजा के नवजात बच्चों की बाहें सूख गई, ककड़ी हो गई, आंखें धंस गई। इतना बता देने से भारत की जनता में भावनाओं का सैलाब फट पड़ेगा, ऐसी उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं है। इन तस्वीरों को देखकर आप ये न कह दें कि इस हाल में तो दिल्ली में लाखों लोग रहते हैं। उनकी झुग्गियां भी गजा के विस्थापितों की झुग्गियों की तरफ दिख रही हैं, जहां पानी नहीं है। पानी के लिए कनस्तर लिए लोग घंटों कतार में खड़े हैं, फिर भी पानी नहीं मिलता। जब आप अपने देश के लोगों के इस हाल पर नहीं रो सकते, तो गजा के प्यासे बच्चों के लिए आप बिल्कुल नहीं रोएंगे, यह मैं जानता हूं। हमने गजा पर आखिरी वीडियो 18 नवंबर 2023 को बनाया था। सारे सवाल, सारे आक्रोश एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए जिसके आगे का रास्ता बंद लगा। इसके बाद भी तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो हर सुबह उठते हैं और गजा का हाल पता करते हैं, रिपोर्ट दर्ज करते हैं। यही नहीं, दुनिया के कई शहरों में लोग गजा में युद्ध विराम को लेकर मार्च कर रहे हैं। आज भी जुलूस में जा रहे हैं। इन्हें पता है कि इससे युद्ध नहीं रुकता, फिर भी ये लोग युद्ध रुकवाने का नारा लगाते हैं। आपके मन में सही सवाल आया कि ये लोग क्यों मार्च कर रहे हैं? युद्ध तो रुका नहीं। बमबारी के बाद अब तो अकाल आ रहा है। मरना जारी था, मरना जारी। साहित्य संस्कृति पर सोचने विचारने वाले रंजीत हसकोटे ने लिखा है, इसके बाद भी लोग हमें कहते हैं इस यातना और आतंक के खिलाफ बोलने का सही समय नहीं, इसका राजनीतिक असर बहुत बुरा होगा, यह सही समय नहीं है, जनता का मूड इसके खिलाफ है, यह सही समय नहीं है, कूटनीतिक संबंध दांव पर हैं, यह सही समय नहीं है, हमारी संख्या इतनी नहीं कि हमारे विरोध से फर्क पड़ेगा, यह सही समय नहीं है। सही समय कब होगा? मैं अपनी घड़ी देख रहा हूँ, शाम के 6:55 हो रहे हैं। अभी ही बोलने का सही समय है। किसी भी आतंक और यातना के खिलाफ बोलने का समय अभी ही है। अभी हम ही वृंदगान हैं, कोरस हैं, हम ही समुदाय हैं, हम ही हैं भाईचारा। अन्याय, आतंक, सेंसरशिप और प्रदर्शनों को कुचल देने की हर चुप्पी के खिलाफ हमें ही बोलना है।
है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी अर्थात इंडिया में लोग गजा के बच्चों के लिए मार्च नहीं कर रहे हैं, मार्च नहीं करेंगे। फिर भी ये लोग मार्च किए जा रहे हैं और इस मार्च में कुछ भारतीय भी नजर आए। असल में जब से हम वसुधैव कुटुंबकम का इस्तेमाल नारे के रूप में करने लगे हैं, ऐसी यातनाओं के खिलाफ मार्च करने की जरूरत नहीं है। भारत हमेशा से शांति का पुजारी रहा है, इसलिए गजा को लेकर भारत ने बहुत शांत की। क्या यह याद दिलाना जरूरी है कि रमजान का महीना है? रमजान से पहले के कई महीनों में इस्राएल ने कौन सी दया दिखा दी? सभ्य और सभ्यता हम कितनी बार सुनते हैं, बोलते हैं। दरअसल असभ्य होना ही आज की आधुनिकता है। आप बहुत अच्छे सिले कपड़े में, सुंदर से महल में और महंगी कार से उतरते वक्त भी असभ्य और असंवेदनशील होते हैं। आज नेतन्याहू किसी चुनाव में जीत जाएं, उन्हें बधाई देने में मदर ऑफ डेमोक्रेसी अर्थात इंडिया के नेता सबसे पहले दौड़ेंगे। व्हाइट हाउस वाले तो हथियारों की लिस्ट लेकर पहुंच जाएंगे, खरीदो और इस्तेमाल भी करो। फिर आसमान से फूड के पैकेट गिराकर दयावान होने की सभ्यता का प्रदर्शन कराएंगे। दिसंबर से खबरें आ रही हैं कि इस्राएल भूख को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, लोगों को भूखा मार रहा है। शायद वो अपने बमों और गोलियों को बचा रहा होगा। अकाल के भी कई चरण होते हैं, उसके पैमाने होते हैं, जिसके बाद अकाल के अलग अलग चरणों की घोषणा की जाती है। यह कई चरणों में किसी आबादी को निगलता जाता है। उत्तरी गजा में अकाल के सभी चरण पार हो चुके हैं। दुनिया में पिछले 13 साल में केवल 2 ही बार अकाल घोषित हुआ है, 2011 में सोमालिया, 2017 में सूडान। आप अगर सूडान और सोमालिया से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। बंगाल में भी अकाल आया था, 20 लाख से ज्यादा लोग भूख से मर गए। इस पर कई किताबें हैं, शायद उन किताबों में आपको गजा की माओ और बच्चों की भूख और सूखती मांसपेशियों को समझने का कोई रास्ता मिल जाए, कोई पन्ना मिल जाए। अल जजीरा की एक रिपोर्ट में गजा की एक मां कह रही है कि मैं बच्चों को मिट्टी में खिलाती रहती हूँ, टेंट के बीच में भगाती रहती हूँ, अपने हिस्से का खाना दे देती हूँ, खुद 3 दिन बिना पानी या खाने के रही। एक माँ कह रही है कि जिस बैग में हम थोड़ा सा खाना लाए थे, बेटी बार बार उसे चेक करती है कि कहीं कुछ बचा ना हो, गलती से कोई बिस्किट ना निकल आए, लेकिन सारा खाना खत्म हो चुका है। वे कहती हैं कि मैं बच्चों को छोटे छोटे काम देकर व्यस्त रखती हूँ और जब कोई बहाना नहीं चलता तब हम जो दिन में एक बार खाना खाते हैं उसे टालती रहती हूँ। बार बार कहती हूँ थोड़ी देर में दूंगी, तब तक शाम होने लगती है और अंधेरा हो जाता है और बच्चे जल्दी सो जाते हैं। उनका बेटा कहता है मुझे लगता है मैं भूख से मर जाऊंगा। उनके आसपास हर टेंट से बच्चों के रोने कराहने की आवाजें आती हैं। दुनिया की माओ ने कितनी बार दोहराया होगा, एक माँ को समझती है। क्या उन माओ को गजा की माओ का दुख समझ आ रहा होगा? गजा में पीने के लिए साफ पानी नहीं है। बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था यूनिसेफ ने कहा है 2 साल से कम के 90% बच्चे सीवियर फूड पॉवर्टी के शिकार हैं। हिंदी में इसका मतलब प्रेमचंद बेहतर बता सकते थे, मगर मुझे यही समझ आया कि भोजन की अत्यंत गरीबी की चपेट में आ गए। गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं में 95% भोजन की अत्यंत गरीबी की शिकार है। मुझे नहीं पता इन प्रतिशतों से आपके भीतर की संवेदनशीलता और करुणा का कितना प्रतिशत जागृत हुआ होगा और कितना प्रतिशत मूर्छित रह गया होगा। माओ की छातियां सूख गई हैं, दूध पीने वाले बच्चों के पेट सूख गए हैं। बच्चों को बचाने वाली संस्था सेव द चिल्ड्रन ने कहा है कि चूहे जो छोड़ जाते हैं बच्चे उठाकर खाते हैं। गजा के 11 लाख बच्चे भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। UNRWA ने कहा है 2 साल से कम उम्र के 3 में से 1 बच्चे को भयानक कुपोषण है, उसके शरीर में पौष्टिक तत्व नहीं है। यूनिसेफ की डायरेक्टर ने अल जजीरा से कहा कि सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चों के वार्ड में चुप्पी है, क्योंकि बच्चों में रोने की ताकत नहीं है। रॉयटर्स में एक बच्चे पर रिपोर्ट हुई है कि वो हमले से पहले आम बच्चों जैसा था, लेकिन हमले के बाद से उसकी पुरानी बीमारी बढ़ गई, उसे खाना नहीं मिल रहा, इलाज नहीं है। माँ का कहना है मैं उसे खड़ा करती हूँ, वो वहीं गिर जाता है, उसके पैरों में बिल्कुल जान नहीं है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है
पिछले कुछ हफ्तों में 27 बच्चे भूख और पानी की कमी से मर गए। रॉयटर्स के पत्रकारों ने लिखा है कि उन्होंने अपनी आंखों से कुपोषित बच्चों को देखा है। भूख से मारना काफी नहीं रहा होगा, इसलिए प्यास से मारना जरूरी समझा गया होगा। पानी की आपूर्ति काट दी गई है। जिन पाइपलाइनों से पानी बहता है वो बमबारी में तबाह हो चुकी हैं। गजा में पानी की आपूर्ति की 3 पाइपलाइनें थीं, एक ही पाइपलाइन बची है। बहुत कम पानी है। इसराइल इन पाइपों की मरम्मत में बाधा डाल रहा है, डालेगा ही। जो बम गिरा रहा है, भूख से बच्चों को मार रहा है, वो पानी की सप्लाई क्यों करेगा? बच्चों से लेकर बड़ों के आंत और हलक सूख कर इसराइली बमों से मुक्ति की आराधना करते होंगे। इसराइल उन्हें भूखा मारना चाहता है, मारने से पहले प्यास से तड़पाना चाहता है। राहत सामग्री पहुंचाने वाली संस्थाएं चीख रही हैं कि गजा में खाने पीने से लेकर दवाओं की सप्लाई बढ़ाई जाए। इसराइल ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत से ये कहा है कि यह नैतिक रूप से अशोभनीय है कि राहत सामग्री बढ़ाई जाए, नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। बम बरसाने वाले की करुणा से भी बड़ी करुणा किसी की नहीं है। उसने कहा है कि वह खुद चिंतित है और कदम उठा रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं जब गजा में लोग बम और भूख से नहीं मर रहे। 32,161 लोग मारे जा चुके हैं। जो घायल है, जिस इलाके में खाने के लिए अनाज ना हो, पीने के लिए पानी ना हो, वहां मरने से बचाने के लिए दवाएं क्यों होंगी? बमों ने हर तरह का भेदभाव मिटा दिया है। जो लोग राहत सामग्री लेकर जा रहे हैं, बांट रहे हैं, वे भी बमबारी में मारे जा रहे हैं। जो लोग भोजन के इंतजार में लाइनों में लगे हैं, उन पर भी बम गिर जाता है। बमबारी ने उन्हें भूखा किया। भूख से मरते मरते अनाज की लाइन में पहुंचे और बम ने उन्हें फिर से मार दिया। इस बार हमेशा के लिए मार दिया। 15 मार्च को 21 लोग मार दिए गए। वहां से आने वाली तस्वीरों में सामान की बोरियां लादे इंसान भाग रहा है। उन बोरियों को पाने के लिए भाग रहा है, पा लेता है तो उन्हें बचाने के लिए भाग रहा होता है। यूरोपियन यूनियन की विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा है कि इसराइल गजा में अकाल पैदा कर रहा है, बल्कि अकाल आ चुका है। क्या आप इतना सब जानने के बाद भी इन आंकड़ों में दिलचस्पी रखते हैं? आंकड़ों का कोई अकाल नहीं है। 26 जनवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच गजा में 3400 फिलिस्तीनी मारे गए। मरने वालों की संख्या 32,000 से अधिक हो चुकी है। अभी से लेकर मई के महीने तक गजा में अकाल का प्रकोप बढ़ जाएगा। जब से अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इसराइल के खिलाफ आदेश पारित हुआ है, तब से इसराइल ने राहत सामग्रियों का पहुंचना और मुश्किल कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी UNRWA और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स OCHA ने कहा है कि गजा में राहत सामग्री लिए ट्रकों का प्रवेश कम होता जा रहा है। जनवरी महीने में 147 ट्रक राहत सामग्री लेकर गए। फरवरी महीने में इनकी संख्या घटकर 93 रह गई। 9 फरवरी से 21 फरवरी के बीच केवल 57 ट्रक ही जा सके। अक्टूबर महीने से पहले 500 ट्रक हर दिन जाया करते थे। 16 साल से गजा राहत सामग्री पर ही जिंदा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खाने पीने की कितनी भयंकर कमी हो गई है। इसराइल के वित्त मंत्री का बयान है कि उसने अमेरिका से आ रहे 4 जहाजों को रोक दिया। इन जहाजों पर राहत सामग्री लाई जा रही थी, जिसे UNRWA को दिया जाना था। इसराइल कहता है कि इसके 30,000 कर्मचारियों में से कम 12 कर्मचारियों का संबंध अक्टूबर के हमले से रहा है। संयुक्त राष्ट्र इस मामले की जांच कर रहा है। अनुमान है कि गजा के 12 लाख लोग अकाल की चपेट में हैं, यानी कुल आबादी का 80%। हमारे लिए समझना मुश्किल है कि इन हालात में वहां विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर तमाम राहत एजेंसियों के डॉक्टर, नर्स, कार्यकर्ता कैसे काम कर रहे हैं। उनके दिलो दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा, वो किस मिट्टी के बने हैं। उन डॉक्टरों के बयान है कि वे भी भूखे रहने लगे हैं, एक ही वक्त का खाना खाते हैं। उनका कहना है कि मरीज को 3 बार खाना मिलना चाहिए, एक बार ही मिल पाता है। गजा के लोग जानवरों का चारा खा रहे हैं, घास खा रहे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, भूख से तड़प रहे हैं। 80-90% आबादी अकाल की चपेट में है। अकाल मृत्यु अचानक नहीं होती है, जैसे बम के गिरने से हो जाती है। इंसान मरने से पहले धीरे धीरे मरता है, कई दिनों तक, कई हफ्तों तक मरता रहता है। खबरें हैं कि कई बच्चों की मौत भूख से हो गई। गजा के लोगों को अकाल से मारा जा रहा है। मैं समझता हूं कि आपको गजा की खबरों से कोई मतलब नहीं।
आप व्यस्त हैं कि जोमेटो शाकाहारी भोजन पहुंचाने के लिए हरे रंग का यूनिफॉर्म लेकर आया है, ताकि आपको यकीन रहे कि शाकाहारी भोजन सही तरीके से आप तक पहुंचेगा। गजा को लेकर होने वाली किसी भी बहस से कहीं ज्यादा रोमांचक है ये डिबेट कि जोमेटो ने ऐसा क्यों किया। जोमेटो ने अपना फैसला वापस ले लिया है। इसराइल ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो जोमेटो की तरह अपना फैसला वापस लेगा? इसके लिए या ऐसा दबाव डालने के लिए क्या आपके पास टाइम है? नमस्कार, मैं रवि। फ्रेंड्स, आप सुन रहे थे सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार को। उन्होंने बखूबी बताया कि गाजा में क्या हाल है, और उन्होंने बातों बातों में समझाया कि एक माँ दूसरी माँ का दर्द समझती है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है जिसे हम हिंदुस्तान, हमारे हिंदुस्तान की माता, मादर वतन कहते हैं। उस पर भी आजकल कुछ ऐसे राक्षस बैठ गए हैं कि शायद उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें क्या भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो भी इंसान हैं, और इंसानों के साथ इस तरह के कहीं भी जुल्म हो तो आपकी निगाहें वहां पर होनी चाहिए। कम से कम निगाहें तो आपकी वहां पर होनी चाहिए, नहीं तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए। फ्रेंड्स, जो भी कुछ हो रहा है बहुत निंदनीय है और बहुत गलत हो रहा है। आप इस बात से कितना सहमत हैं जरूर कमेंट कीजिए और हमें बताएं, या फिर आप अंधभक्ति में व्यस्त हैं तो फिर शायद आपको इस सब्जेक्ट से या इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं होगी। इसके साथ आज की वीडियो में इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू वेरी मच।